Hello, guys, welcome back to our channel. This is the third part of our Indian polity series. So, in this lecture, we are going to do the features of the constitution, which is equally important. So, the Indian constitution, it might have been borrowed from various constitution, but it also contains some unique features. So, we will see what are those unique features, and also it should be noted at the outset that a number of original features of the Constitution as adopted in 1949 have undergone a substantial change on account of several amendments. So, कि कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बदलाव आ चुका है जब आज़ाद हुआ था अपना देश. सो जो ओरिजिनल फॉर्म था कॉन्स्टिट्यूशन का विच कंटेंट 22 पार्ट्स 8 शेड्यूल्स, तो अभी 395 आर्टिकल्स, वो सब चेंज होके अपन ने शेड्यूल्स भी बढ़ा दिए, पार्ट्स भी ऐड किए हैं कुछ. सो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बदलाव आ चुका है. सो इनफैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे. प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ था. बाकी इसको डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे इसको क्या हुआ था. देन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकते. जो आर्टिकल 368 है उसके अंडर गवर्नमेंट के पास में, पार्लियामेंट के पास में अमेंडिंग पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स लाइक यू कैन नॉट चेंज द like the basic fundamental principles like secularism. So you can secularism हटा के तुम communalism कर दो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते. Then the first feature is that it is lengthiest written constitution. Now we all know that कि constitution written भी हो सकता है, unwritten भी हो सकता है. ठीक है. और अपने केस में क्या है, रिटन है. और अमेरिकन केस में जैसे रिटन है. और अनरिटन कैसे है? जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. नाउ ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, फिर भी वो लोग इतने मतलब लिबरल कैसे है, वहाँ पे सब चीज़ें स्मूथली फंक्शन क्यों हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो पॉलिटिकल कन्वेंशंस होती है उनके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ पे डेवलप हुआ है. इंडिया में भी कुछ चीज़ें रिटन हैं, बाकी कुछ चीज़ें नहीं हैं. मोस्ट ऑफ द पार्ट तो लिखा हुआ है, बट फुल्ली रिटर्न भी नहीं कह सकते. पर अगर ऑप्शन में रिटर्न हो तो रिटर्न के साथ जाना है. देन इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. नॉट ओन मतलब इतना बड़ा है भाई. अब इतना बड़ा क्यों है उसके फैक्टर्स भी देखेंगे कि क्या कारण रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिया था. ओरिजिनली देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थी. अभी कितने 12 शेड्यूल हो चुकी है. आर्टिकल 395 है, बट एक आर्टिकल में ही अब जो अमेंडमेंट्स करके जो आर्टिकल जोड़े जाते हैं वो उसी में जोड़ दिए जाते हैं. जैसे 1 आर्टिकल है, 1A कर देंगे, 1B कर देंगे, बाकी दूसरा नया 396 नहीं आएगा. एंड ऑल्सो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल डॉक्यूमेंट है, वी नो दैट. नाउ क्या कारण रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इतना बड़ा साइज़ रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कि इतनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, तो भाई कुछ तो सबके लिए सबको सेटिस्फाई करना है, जो लोगों की एस्पिरेशंस है उनको फुलफ़िल करना है, तो एक बड़ा बन गया अपने आप ही. और जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, जिससे हमने मेजरली बहुत सारा पार्ट लिया है, तो वो भी बल्कि था. उसके इन्फ्लुएंस के कारण वी हैव गॉट इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन. और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना दोनों सेंटर और स्टेट के लिए, सो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग. और शायद इसी कारण इतना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है. और देखो कुछ वकील लोग भी थे, अब वकील लोग खुद का ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान बांट दिए उसमें, तो इसके कारण भी जो था अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो बल्कि रहा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव. जैसे डीपीएसपी में गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं. अगर सरकार लॉज बना रही है, पॉलिसीज फ्रेम कर रही है, सो इट हैज़ टू जो भी प्रिंसिपल्स है डीपीएसपी में उनको अकाउंट में लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को. बट नॉट ओनली दिस, कि सरकार कैसे चलानी है, इलेक्शंस कैसे होंगे,
प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा। सो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भाई जस्टिसेबल पार्ट भी है, नॉन जस्टिसेबल पार्ट भी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ नॉट फ्रॉम सिंगल सोर्स। जैसे हम बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग, अलग अलग जगह से लिया हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 है जिसमें अपन ने पढ़ा था, ये 250 प्रोविजंस इससे लिए गए हैं। अब ये क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये फर्स्ट वीडियो में बता रखा है अपन ने और डिटेल्ड वे में पढ़ रखा है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। और जो फिलोसॉफिकल पार्ट है लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, they derive their inspiration from the American and Irish Constitution. Irish Constitution. Now DPSP हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिए। फंडामेंटल राइट्स किससे लिए? अमेरिका से लिए। सो पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। सो जो पॉलिटिकल पार्ट है वो किससे लिया अपन ने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और अपने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, मूविंग ऑन। बाकी सोर्सेज वाले पे कौन किससे लिया है इस पे पूरी एक टेबल बना के या इस पे वीडियो बनाना तो शायद कोई सेंस निकलेगा नहीं, बट स्टिल वी विल सी, या तो टेबल बना देंगे। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जिसमें अमेंडमेंट करना मुश्किल हो, जिसको स्पेशल प्रोसीजर्स चाहिए अमेंडमेंट के लिए, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट आसान हो। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की जो सरकार है वो इतनी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है। बजाय किसी आदमी को औरत बनाने के और औरत को आदमी बनाने के अलावा बाकी सब कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ यूनिक एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो इंडिया में कुछ प्रोसीजर्स या कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप आसानी से अमेंड कर सकते हो। जैसे स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना है, आप सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हो। और अगर आपको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। सो ये ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी का नेचर देखें तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फेडरल है, कुछ ऐसे प्रोविजंस है वो यूनिटरी है। और वो क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a federal system of government, so it contains the usual features of federation. फेडरेशन में क्या होगा? दो गवर्नमेंट होगी, डिवीजन ऑफ पावर्स होंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, रिजिड होगा कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और बाई कैमरलिज्म होगा। ये किसके फीचर्स हैं? दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये फेडरलिज्म के फीचर हैं। दिस इज कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ लेगा। सो याद रहना कि डिवीजन ऑफ पावर्स, ये सारी चीज़ क्या है? अमेरिका में है। जैसे अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर्स का डिवीजन है बिटवीन स्टेट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। रिजिड है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। मूविंग ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं या नॉन फेडरल फीचर। जैसे सेंटर है वो थोड़ा बहुत क्या है? स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल बायस है। इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और जो स्टेट गवर्नर होता है वो सेंटर अपॉइंट करता है। बाकी अमेरिका जो कि फेडरेशन है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। सो कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल प्लस यूनिटरी दोनों है। मूविंग ऑन, फेडरेशन कहाँ पे भी यूज़ नहीं लिया अपन ने, इसके बजाय हमने क्या यूज़ लिया? आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिससे दो चीज़ें बताता है कि जैसे फेडरेशन होता है वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी इंडिया के केस में जो स्टेट्स है वो कोई एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया का हिस्सा नहीं बना है। इट मीन्स वो
इंडिया को secede नहीं कर सकते कभी भी. दे डू नॉट हैव एनी राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन. वाइल इन द इसलिए इंडिया इट्स अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्यों? क्योंकि उनके एरियाज़ वगैरह अपन ऑल्टर कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकते हैं. हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट. कॉसी फेडरल, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि बीच का है, मतलब फेडरल भी नहीं है, यूनिटरी भी नहीं है, कुछ फीचर्स है दोनों के. केसी वियर्ड ने इसको क्वासी फेडरल बोला है. मूविंग ऑन, अपने यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्राइम मिनिस्टर होता है एक, ठीक है. एक पार्लियामेंट होती है जिसमें एक सरकार बनाता है, एक जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो सरकार बनाएगी, अपना लीडर इलेक्ट करेगी जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं. फिर वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी काम करते हैं. जैसे मंत्री लोगों को बताना पड़ता है जो भी अब वो कानून बनाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं फीचर है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट को. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है रेदर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. दोनों अलग अलग चीज़ है. पार्लियामेंट्री सिस्टम है is based on the principle of cooperation and coordination between legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs. जैसे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है is based on the principle of cooperation and coordination, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, तभी से एक सरकार चलती है. अगर कोई कानून लेके आएगा मंत्री लोग तो उनको डिबेट करेंगे, फिर लेजिस्लेचर में वहाँ पे संसद में उसे वोट किया जाएगा. सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप कंट्री में रूल नहीं कर सकते. बाकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक सेपरेट उनकी पावर्स का सेपरेशन है, जिसके कारण इतना एज सच कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है. पार्लियामेंट सिस्टम को वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वेस्टमिंस्टर जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बोलते हैं. और ऑल्सो इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पावरफुल होता है इसमें. मूविंग ऑन, कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर हैं. इंडिया की बात कर रहे हैं. रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. जैसे रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर. नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट. और जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जो सबसे ज़्यादा वोट सीट्स सिक्योर करेगी हाउस में, दैट विल बी इलेक्टेड एज द गवर्नमेंट. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द एग्जीक्यूटिव. किसको? लेजिस्लेचर को. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्शंस. इफ समवन लूजेस द इलेक्शन, ही विल नॉट बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर. Who will lead the house? Prime Minister will lead the house. Or government. Who will lead the government? Prime Minister. Dissolution of the lower house. Lok Sabha can be dissolved any time when the ruling party loses the confidence. और जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी, कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है. सो इट इज़ द आर्बिट्ररी पावर ऑफ प्रेसिडेंट. इट इज़ ऑन हिज डिस्क्रिशन. इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह. इंडिया में सॉवरेन कौन है? इंडिया के लोग सॉवरेन है. ब्रिटेन में वहाँ की पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कंबाइंड विथ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द हेड रिपब्लिक. सो जो अपना रिपब्लिक हेड है, मतलब ब्रिटेन में देयर इज़ ए मोनार्कियल हेड. इट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन, इट इज़ monarchy, their queen. And also in our country it is indirectly elected by the people, so that's why we are known as republic. Moving on, we have a synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament,
वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विद दैट ऑफ अमेरिकन। जैसे पार्लियामेंट कुछ हद तक सुप्रीम है, बट उस पर अपना रीजनेबली अपन उनको लिमिटेशंस लगा रखी है कि इफ़ आर पार्लियामेंट ट्राइज टू मेक एनी लॉ विच इज़ अनलॉफुल, देन जुडिशरी विल डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड। सो अपने जुडिशरी भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। सो एक सिंथेसिस है जिसके कारण स्मूथ फंक्शनिंग होती है डेमोक्रेसी की। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम से कुछ हद तक अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया इज़ नैरोवर दैन दैट ऑफ एग्जिस्ट इन यूएस। यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अपनी मैं सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं इतनी जो जुडिशियल रिव्यू वाली पावर है वो इतना नहीं है, इतनी ब्रॉड नहीं है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। नाउ दीज टू वर्ड्स, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होगा कि आपको आर्बिट्ररी लेजिस्लेशन से तो क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन होगी, बट आर्बिट्ररी जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे उनसे आपको प्रोटेक्शन नहीं होगी। इट मीन्स अगर सरकार कोई गलत कानून बनाएगी तो जुडिशरी उसको गलत बता देगी, ठीक है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है? मान लो पुलिस भी हो सकती है, और या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अब वो खुद के पावर्स का गलत यूज़ ले, आर्बिट्ररी यूज़ ले, सो इन दैट केस उससे प्रोटेक्शन अपने जो सिटीजन्स है उससे प्रोटेक्शन नहीं है। देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? जो आर्बिट्ररी चाहे लेजिस्लेशन हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, दोनों से प्रोटेक्शन मिलती है सिटीजन्स को। बट मेनका गांधी केस में इंडिया में क्या एक कन्वेंशन डेवलप हुई कि जो आर्बिट्ररी यूज़ होगा एग्जीक्यूटिव का, वो इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजनेबलनेस। वी विल सी दैट लेटर। Therefore the framers, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, have prepared a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. Moving on, integrated and independent judiciary. We have a single integrated judiciary, like we have got the Supreme Court as the topmost court, then High Court, then the subordinate courts, और सभी एक लॉज एनफोर्स करते हैं, enabling the Indian judiciary to be free from the influence of the executive and the legislature. Supreme Court as the apex court of the judicial system. Below the Supreme Courts are the High Court at the state level. Or under a High Court there is a hierarchy of subordinate courts, that is a district court and other lower courts. Supreme Court is a federal court. It means it is the highest court of appeal, guarantor of the fundamental rights. If someone's fundamental right is violated, then that person can directly approach Supreme Court, and also the guardian of the Constitution. The Constitution has made provisions to ensure its independence, like the tenure of the judges. It is fixed. You cannot terminate judges arbitrarily. So there are some provisions in the Constitution which maintains the independence of the judiciary. Moving on, fundamental rights. We know that we have fundamental rights. Constitution contains the basic principle that every individual is entitled to enjoy certain rights as human being, and the enjoyment of such right does not depend upon the will of any majority or minority. Like आप whether you are in majority, आप चाहे majority में हो, minority में हो, चाहे आप कोई किसी भी religion से हो, you will enjoy the same individual right as other person is enjoying. No majority has the right to abrogate such rights. Fundamental rights are meant for promoting ideals of, देखो
अपने फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। बाकी सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट अपना एक भी फंडामेंटल राइट नहीं करता, जैसे राइट टू हेल्थ अपना फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है। सो अपने फंडामेंटल राइट में केवल पॉलिटिकल राइट्स ही है। बाकी ये जो सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स है वो DPSP में डाल दिए, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है। एंड ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है उनके आर्बिट्रेरी लॉज पे लिमिटेशंस का काम करती है, दैट दे कैन नॉट वायलेट देम, और ऑल्सो दे आर जस्टिसेबल। इट मीन्स इफ समवंस राइट्स इज़ वायलेटेड, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट जाके अपना राइट एनफोर्स करा सकता है। मूविंग ऑन, DPSP को B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला, नोवल फीचर। B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 30 दैट इज़ जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्या बोला है, दैट इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। से दोनों चीज़ याद रखनी है। नोवल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, DPSP में क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और बाकी फंडामेंटल राइट्स में क्या है, पॉलिटिकल राइट्स हैं। DPSP क्या उनका मेन गोल क्या है, वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना है इंडिया में, वेयर देयर विल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ लॉ। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मूविंग ऑन, ये जस्टिसेबल है, लाइक इन फंडामेंटल राइट्स की तरह आप इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and the directives principles. Moving on, fundamental duties है, we have got the fundamental duties. अब इतने राइट्स एंजॉय कर रहा है एक सिटीजन, तो उसको कुछ ड्यूटी भी बनती है अपने देश के प्रति। सो ओरिजिनली ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू ऐड की गई। जो राइट्स है, द गारंटीज टू द पीपल, द ड्यूटीज राइट्स है, द ड्यूटीज आर ऑब्लिगेशन दैट एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ड्यूटीज़ मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक सिटीजन की कुछ ड्यूटीज़ बनती है एज अ सिटीजन ऑफ सम नेशन, वो सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा गया है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इट मीन्स दे आर नॉन जस्टिशिएबल, आप कोर्ट में जा नहीं सकते किसी को, ये सबसे ड्रॉबैक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आगे पढ़ेंगे अपन जब आगे वाले लेक्चर्स में। इंडियन सेकुलरिज्म, देखो सेकुलरिज्म मतलब जहाँ पे सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रिलीजन में। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है दैट डज नॉट अपहोल्ड एनी, सरकार का कोई रिलीजन नहीं हो, सरकार कोई हिंदू नहीं हो, कुछ मुसलमान नहीं हो, क्या बोलेंगे उसे, सेकुलर स्टेट बोलेंगे। वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है सेकुलरिज्म का, कि कम्प्लीटली सेपरेट हो जाना रिलीजन और स्टेट से, इसे नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं सेकुलरिज्म को। बाकी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब इंडिया में सरकार जितना पैसा अगर मान लो हिंदूज़ के लिए लगाएगी उतना ही मुसलमान के लिए लगाएगी, जैसे ये अपना पॉजिटिव कंसेप्ट है, इसमें सरकार का ट्रीट करती है इक्वली, बाकी नेगेटिव में तो कुछ करती नहीं है। मूविंग ऑन, आप कोई से भी स्टेट में रह रहे हो, वेदर यू आर लिविंग इन राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आप कहीं पे भी जाके ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप अपना मकान बना सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकते थे, अब तो वहाँ पे बना सकते हो। सो वी हैव गॉट द सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। फेडरल स्टेट में जैसे US है, वहाँ पे एक जैसे फॉर एग्जांपल एक शिकागो का बंदा है, सो वहाँ की शिकागो की स्टेट की सिटीजनशिप रखेगा और कैलिफोर्निया की अलग रहेगी। मतलब कोई शिकागो बंदा कैलिफोर्निया जाना चाहता है, सो वो दो जगह का बंदा होगा, एक तो फेडरल सिटीजनशिप होगी उसकी और एक स्टेट की सिटीजनशिप होगी। इन इंडिया देर इज़ ओनली सिंगल, इंडिया में कौन से सिंगल सिटीजनशिप, ये मैंने बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिंगल सिटीजनशिप क्यों रखी है भाई, क्योंकि जो रीजनलिज्म है अपने बीच में ऐसी कोई
भावना वगैरह नहीं आनी चाहिए, फीलिंग्स वगैरह कि हम राजस्थानी हैं, हम यूपी के, हम बिहारी है, हम सब एक है यार, हम इंडियन है। सो एक यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप रखा है। मूविंग ऑन, इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, कहीं पे भी नहीं मिलती है। इंडिया का इनोवेशन कह सकते हैं। इंडिया में लोकल गवर्नेंस भी है, और फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसको बोला जाता है, ये आप बताओगे यार कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। सो ओरिजिनली अपने ड्यूअल पॉलिटी थी, बट थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हमने 3 टायर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया है, और जो कि कहीं पे नहीं मिलती, नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अपन ने पार्ट 9 ऐड किया और शेड्यूल 11 ऐड किया है। अभी किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। सिमिलरली 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिससे हमने पार्ट 9 ऐड किया है और शेड्यूल 12 ऐड किया है, किससे रिलेटेड है, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। ये वापस और भी पढ़ेंगे, बट एक बार फीचर्स देख लो कि किस तरह की गवर्नमेंट है अपने, ये सब चीज़ें, क्या क्या राइट्स हैं। देन इन दी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पर कुछ लोगों का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस पे B.R. अम्बेडकर ने जवाब देते हुए बोला था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इट मीन्स 1946 में, तो दुनिया के ऑलमोस्ट सब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। तो वहाँ पे अब कुछ इनोवेशन करने बैठेंगे तो ऐसे तो सालों लग जाएंगे। सो इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम उनकी गलतियों से सीख सकते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, और वो गलतियों को हम रिमूव कर सकते हैं। सो इसलिए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपन ने प्रोविजंस 1935 एक्ट के लिए हैं। और अन इंडियन बोलते हैं, एंटी इंडियन। अन इंडियन के ऐसे कि इसमें जैसे लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, ये कुछ ये थोड़े लिबरल प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हैं। और अन गांधीयन है, जैसे गांधी जी चाहते थे कि दे शुड बी लोकल गवर्नेंस, ऑल्दो हमने बाद में लेटर ऑन डेवलप किया था, बट फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ मोर ऑन सोशलिस्ट लाइंस एंड मोर ऑन कि अंग्रेज़ों वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, और काफ़ी बड़ा है, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ऑल्सो इसे पैराडाइज ऑफ लॉयर बोला जाता है। पैराडाइज ऑफ लॉयर आइवर जेनिंग्स ने बोला था भाई, क्योंकि इसमें कौन थे, लॉयर्स ही लॉयर्स थे। इसी के कारण मैंने शुरू में बताया था, जो एलिफेंटाइन साइज़ है, इतना बड़ा बनाया है, किसके कारण बनाया है, इन लॉयर्स के कारण बनाया है। इनकी दुकानें बंद हो जाएगी फिर। ये किसने बोला भी था शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आई कैन नॉट रिमेंबर इट, बट समवन सेड इट इन असेंबली। सो ये था क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सब चीज़ें वापस अपन पढ़ेंगे, मतलब पर्टिकुलरली हर एक चीज़ पढ़ेंगे। So we have seen features of the Constitution. Thank you for connecting with us. In case you haven't watched the previous videos, please go through those videos, and also please subscribe the channel and be part of our journey. हमारे पास बहुत टाइम है अभी, हम सब डिटेल वे में करेंगे, so that हम देखो, मेरा ये मानना है कि आप डिटेल वे में करोगे, आप स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू जाओगे, यू विल, चाहे आपका पेपर टफ हो या इजी हो, यू विल ईजिली सेल थ्रू दैट पेपर, क्योंकि अपन ने कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। थैंक यू।